अक्सर जब हम किसी मेडिकल कंडीशन के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बड़ी क्लियर इमेज बनती है। जैसे जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए। हाँ, एग्जैक्टली। हड्डी टूटी तो एक्सरे में एक साफ सफेद लाइन दिखती है। डॉक्टर पॉइंट करके बोलेगा, देखिए यहाँ प्रॉब्लम है। सब कुछ क्लियर है, विजिबल है, और हम दिमाग को इससे एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है कि चलो प्रॉब्लम सामने है। बिल्कुल, वो बाइनरी होता है, या तो प्रॉब्लम है या नहीं है, सीधा इलाज होता है उसका। सही बात है। लेकिन आज की इस गहरी छानबीन में हम जिन मेडिकल आर्टिकल्स, रिसर्च नोट्स और न्यूट्रिशन गाइड्स का विश्लेषण करने वाले हैं, वहाँ ऐसी कोई साफ तस्वीर नहीं होती। हमारा आज का विषय है फैटी लिवर, हम्म। या जिसे साइंटिफिकली हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD कहते हैं। और इन सोर्सेज को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ा मिथ टूटता है ना, वो ये है कि फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल पीने वालों को या मोटे लोगों को होता है। ये उन्हें भी अफेक्ट कर रहा है जो बिल्कुल फिट दिखते हैं। अरे बिल्कुल, ये एक ऐसी छुपी हुई समस्या है जो नॉर्मल वेट वाले लोगों को भी हो सकती है। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ना लीन NAFLD कहते हैं। अच्छा, लीन NAFLD। हाँ, और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेटा बताता है कि NAFLD का प्रेवलेंस करीब 9% से लेकर 32% के बीच है, और साउथ एशियंस में ये डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है। हमारी फिजियोलॉजी ही थोड़ी अलग है। हमें कम बॉडी मास इंडेक्स पर भी ना इंसुलिन रेजिस्टेंस और विसरल फैट डेवलप होने लगता है। एक मिनट, इन दोनों टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं क्योंकि ये नोट्स में बार बार आए हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली यही है ना कि बॉडी की सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं। सही पकड़ा। तो ब्लड में शुगर घूमती रहती है और बॉडी पैनिक करके और इंसुलिन बनाती है। लेकिन ये विसरल फैट एग्जैक्टली क्या चीज है? क्या ये वही फैट है जो पेट के बाहर दिखता है? नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट जो हमारी स्किन के ठीक नीचे होता है, पर विसरल फैट वो खतरनाक फैट है जो पेट के अंदर हमारे ऑर्गन्स के आसपास जमता है, जैसे लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन्स के अंदर। ओह, मतलब अंदर के ऑर्गन्स फैट में डूबे हुए हैं। हाँ। और ये फैट एक्टिव होता है, लगातार इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है। एक इंसान बाहर से बिल्कुल पतला दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसके ऑर्गन्स इस विसरल फैट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वही तो, और यही हमारा आज का मिशन है इस चर्चा में। हमें यह समझना है कि फैटी लिवर आखिर होता क्या है। लोग सोचते हैं कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ पकौड़े या फ्राइड खाना छोड़ना काफी है, लेकिन असली दुश्मन हमारी रसोई में कहीं और छुपा बैठा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लिवर में फैट तभी जमता है जब हम फैट खाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फैटी लिवर का सीधा कनेक्शन इस बात से है कि लिवर कार्ब्स और शुगर को कैसे प्रोसेस करता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम लिवर को बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग यूनिट माने, जैसे किसी शहर का मेन ट्रैफिक हब। जहां हर गाड़ी चेक होती है। पर यहां मैं रिसर्च में एक पुशबैक देना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति अपने खाने में फैट खा ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट पर है, तो उसके लिवर में फैट जमा कैसे हो रहा है? सिर्फ मैदा या एक फ्रूट जूस अचानक से दुश्मन कैसे बन गए? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, और इसका जवाब ह्यूमन बॉडी के एक खास मैकेनिज्म में छिपा है जिसे डी नोवो लिपोजेनेसिस कहते हैं। बेट, डेनोवो क्या? डी नोवो मतलब नया, हाँ। और लिपोजेनेसिस यानी फैट का बनना। असली कल्प्रिट खाया हुआ फैट नहीं है, बल्कि फ्रक्टोज और रिफाइंड कार्ब्स हैं। जब हम वाइट राइस या मैदा खाते हैं तो वो ब्लड में ग्लूकोज बनता है, लेकिन जब पैकेज जूस या चीनी खाते हैं तो उसमें फ्रक्टोज होता है। अच्छा। और फ्रक्टोज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लिवर ही इसे प्रोसेस कर सकता है। तो जब एक मीठा जूस पिया जाता है तो लिवर की उस फैक्ट्री के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है जो फैट बनने लगता है? होता ये है कि जब लिवर को अचानक से फ्रक्टोज और रिफाइंड कार्ब्स का ओवरलोड मिलता है ना, तो लिवर उस सरप्लस एनर्जी को ब्लड में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। हाई ब्लड शुगर खतरनाक होती है। हाँ, वो तो है। तो लिवर उस सरप्लस को पैक करके सेफ बनाने की कोशिश करता है। वो इसे एक तरह के फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। नॉर्मली ये ट्राइग्लिसराइड्स VLDL पार्टिकल्स के जरिए ब्लड में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। VLDL मतलब वो ट्रक्स जो फैट को बाहर ले जाते हैं? एग्जैक्टली, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये बिल्कुल उस ट्रैफिक हब की तरह है जहां से गाड़ियां सेफली दूसरे शहरों तक जा रही हैं।
मतलब जब तक ट्रैफिक चल रहा है तब तक लिवर सेफ है, ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे और VLDL उनको बाहर निकाल देगा। पर प्रॉब्लम तब होती होगी जब ये ट्रैफिक सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन इतना बढ़ जाए कि एक्सपोर्ट करने वाले ट्रक ही कम पड़ जाएं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। जब लगातार लिवर को रिफाइंड कार्ब्स का ओवरलोड मिलता रहता है तो ट्राइग्लिसराइड्स तो बहुत तेजी से बनते हैं, लेकिन उन्हें निकालने वाला VLDL सिस्टम स्लो पड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि फैट लिवर सेल्स के अंदर ही जमने लगता है। ओह वाओ। एक नॉर्मल हेल्दी सेल धीरे धीरे फैट के एक गुब्बारे में बदल जाती है। यहीं से डैमेज शुरू होता है और यहाँ पैकेज्ड फ्रूट जूस का एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि पैकेज जूसेस को तो मार्केटिंग में अमृत की तरह बेचा जाता है ना। ऐसा लगता है कि कोल्ड ड्रिंक छोड़कर जूस पीना सेहत के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यही न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा ट्रैप है। एक आम 200 ml मैंगो या मिक्स्ड फ्रूट जूस के डब्बे में करीब 20 से 28 ग्राम तक फ्रुक्टोज होता है। वेट, 28 ग्राम सिर्फ एक छोटे से डब्बे में? हाँ, और सबसे बड़ा इश्यू सिर्फ फ्रुक्टोज नहीं है, बल्कि फाइबर का ना होना है। एक सबूत आम खाने में और उसका जूस पीने में यही फर्क है। फाइबर शुगर के अब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, लेकिन जूस में से तो फाइबर निकाल दिया जाता है। तो वो पूरा 20 ग्राम फ्रुक्टोज सीधा लिवर पर एक बॉम्ब की तरह गिरता है। बिल्कुल, एक शुगर बॉम्ब। लिवर कंप्लीटली ओवरवेल्म हो जाता है और उस लिक्विड शुगर को ठोस फैट में बदलने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर लिवर लगातार इस शुगर बॉम्ब का शिकार हो रहा है और फैट सेल के अंदर जमता जा रहा है, तो बॉडी हमें तुरंत सिग्नल क्यों नहीं देती? ये तो बिल्कुल उस स्मोक डिटेक्टर की तरह हो गया जिसकी बैटरी किसी ने निकाल दी हो। हाँ, ये स्मोक डिटेक्टर वाला एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। दर्द नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आग लग रही है पर अलार्म नहीं बज रहा। क्या यही अर्ली डिटेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है? वही तो। इसकी बायोलॉजिकल वजह ये है कि लिवर के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो चुपचाप सफर करता है, इसीलिए अर्ली स्टेज में फैटी लिवर का कोई सिम्टम, कोई दर्द नहीं होता। अच्छा, तो पकड़ा कैसे जाता है ये? ज्यादातर केसेस में ये तब पकड़ा जाता है जब किसी और वजह से रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, और जब लक्षण आते भी हैं तो वे इतने आम होते हैं कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे लगातार थकान रहना या पेट में गैस समझ लेना। एक मिनट, इस रिसर्च में थकान को बड़ा हाईलाइट किया गया है, पर अगर लिवर में फैट जम रहा है तो इंसान को थकान क्यों महसूस होगी? यहाँ आती है सेल्यूलर लेवल की साइंस। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिन्हें हम सेल की एनर्जी फैक्ट्री कहते हैं। जब लिवर सेल के अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स बड़े होने लगते हैं ना, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पर फिजिकल दबाव डालते हैं, उन्हें क्रश करने लगते हैं। बाप रे, माइटोकॉन्ड्रिया क्रश हो रहे हैं? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते और ATP यानी बॉडी की बेसिक एनर्जी बनानी कम कर देते हैं। जब बॉडी के सबसे बड़े मेटाबॉलिक हब में ही एनर्जी नहीं बनेगी तो पूरा जिस्म लगातार एक थकान महसूस करेगा। ये आम नींद की कमी वाली थकान नहीं है, ये सेल्यूलर सफोकेशन है। सेल्यूलर सफोकेशन, ये सच में दिमाग खोल देने वाला पॉइंट है। इसके अलावा नोट्स में कुछ और फिजिकल सिम्टम्स भी मेंशन है, जैसे ब्लोटिंग और राइट साइड में दर्द। वो कैसे होता है अगर पेन रिसेप्टर्स नहीं है? पेट के दाएं तरफ हल्का सा भारीपन महसूस होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि लिवर में दर्द है, बल्कि फैट जमने से लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाहर जो कैप्सूल या झिल्ली होती है वो खींचने लगती है। उस कैप्सूल में पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, तो कैप्सूल खींचने से दर्द होता है? एग्जैक्टली। और ब्लोटिंग इसलिए होती है क्योंकि बाइल जूस के प्रोडक्शन में गड़बड़ी आती है, जिससे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। और हाँ, अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो ALT और AST एंजाइम्स का बढ़ावा आना एक साफ इशारा है। ALT और AST एंजाइम्स, इनको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या ये लिवर के अंदर के वर्कर्स हैं जो डैमेज होने पर लीक हो जाते हैं? एकदम सही समझे आप। ये एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस के लिए लिवर सेल्स के अंदर होते हैं। जब फैट की वजह से सेल वॉल इतनी स्ट्रेच हो जाती है कि वो फटने लगती है, तो ये एंजाइम्स ब्लड में लीक हो जाते हैं। जैसे फैक्ट्री की दीवार टूटने पर केमिकल नदी में बहने लगे। बिल्कुल, इनका बढ़ना सीधा इशारा है कि डैमेज हो रहा है। पर इन मेडिकल गाइड्स को पढ़कर लगता है कि ये दीवार एक दिन में नहीं टूटती। इस बीमारी की स्टेजेस हैं। जैसे स्टेज 1 तो शायद सिर्फ एक वार्निंग होती है। हाँ, इसे 4 क्लियर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है।
स्टेज 1 है सिंपल स्टीएटोसिस। यहाँ सिर्फ फैट जमता है, कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन नहीं होती, दीवार इंटैक्ट रहती है, और सबसे अच्छी बात, ये स्टेज पूरी तरह से रिवर्सिबल है। ओह, फुली रिवर्सिबल। हाँ, कोई परमानेंट डैमेज नहीं। लेकिन अगर खाना नहीं बदला तो लिवर स्टेज 2 में पहुंच जाता है, जिसे नैश कहते हैं, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इस स्टेज में बॉडी का इम्यून सिस्टम उस फैट को अटैक करने लगता है और एक्टिव इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। मतलब बॉडी अपने ही ऑर्गन को दुश्मन समझकर लड़ना शुरू कर देती है। हाँ, और स्टेज 3 और 4 क्या है फिर? स्टेज 3 है फाइब्रोसिस। जब इन्फ्लेमेशन लंबे वक्त तक रहती है तो स्कार टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं। और आखिरी है स्टेज 4 सिरोसिस, जहां स्कार टिश्यू इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है कि लिवर अपना फंक्शन पूरी तरह खो देता है। ये तो सच में काफी डरावना है। एक मीठा जूस और सफेद चावल की आदत सिरोसिस तक ले जा सकती है। लेकिन न्यूट्रिशन नोट्स पढ़कर उम्मीद भी जागती है, अगर स्टेज 1 रिवर्सिबल है तो आखिर इस प्रोसेस को ठीक कैसे किया जाए? मुझे लगता है सब यही सोचते होंगे कि कल से सब कुछ खाना छोड़ दो या क्रैश डाइट करके 15 किलो वजन कम कर लो। लेकिन ये गाइड इसके खिलाफ क्यों है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्टार्वेशन या क्रैश डाइट लिवर के लिए एक नया स्ट्रेस बन जाता है। जब अचानक से कैलोरीज ड्रॉप होती हैं तो बॉडी के फैट स्टोर्स तेजी से ब्रेक डाउन होते हैं और सारा फैट फ्लड बनकर वापस लिवर में घुसने लगता है। इससे फैटी लिवर उल्टा बिगड़ सकता है। अच्छा, मतलब स्टार्वेशन बैकफायर कर जाएगा? बिल्कुल। साइंस बताती है कि एक ग्रेजुअल 7 से 10% बॉडी वेट का लॉस और रिफाइंड कार्ब्स को हटाना सबसे इफेक्टिव है। अर्ली स्टेज में फैट रिडक्शन में आमतौर पर 12 से 24 हफ्ते लगते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? बात सिर्फ वजन कम करने की नहीं है। इन पेपर्स में कुछ हाईली स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का जिक्र है, जैसे कोलिन और ग्लूटाथायोन। इनका क्या रोल है? अगर हम फैटी लिवर को एक ट्रैफिक जैम माने तो इन न्यूट्रिएंट्स का काम उस जैम को क्लियर करना है। ग्लूटाथायोन लिवर का सबसे प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, एक मॉलिक्यूलर स्पंज की तरह जो जहरीले केमिकल्स को सोखता है। और कोलिन वो न्यूट्रिएंट है जो VLDL ट्रक्स बनाता है ताकि फैट बाहर निकले। तो इस रेस्क्यू मिशन के लिए हमारी इंडियन किचन में क्या मिलता है? जैसे आंवला का जिक्र बार बार आया है इसमें। हम तो आंवला को सिर्फ बालों के लिए या विटामिन सी के लिए जानते हैं। आंवला में खास फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में ग्लूटाथियोन बनाने के रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जब आप आंवला खाते हैं तो ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो नए मॉलिक्यूलर स्पंजेस बनाते हैं। फिर आती है हमारी हल्दी और उसके साथ काली मिर्च। हल्दी में करक्यूमिन होता है, राइट? ये क्या करता है? करक्यूमिन सीधा इन्फ्लेमेशन पर अटैक करता है, सूजन को रोकता है। लेकिन करक्यूमिन अकेला ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए उसके साथ काली मिर्च का कंपाउंड पाइपरीन जरूरी होता है जो एब्जॉर्प्शन को 2000% बढ़ा देता है। इसके अलावा मेथी दाना के सॉल्युबल फाइबर्स ब्लड शुगर स्पाइक रोकते हैं। एक चीज जो मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी, इस शीट में मूंग दाल का बड़ा जिक्र है। मूंग दाल से एक मिथियोनिन मिलता है और उसका कनेक्शन किसी सैमे नाम के मॉलिक्यूल से बताया गया। ये सैमे आखिर क्या बला है? ये सैमी लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन का मास्टर स्विच है। मूंग दाल से जो मेथियोनिन मिलता है, लिवर उससे एस-एडेनोसिल मेथियोनिन यानी सैमी बनाता है। जब कचरा लिवर में आता है तो उस जहरीले कचरे को वाटर सॉल्युबल बनाने की जिम्मेदारी इस सैमी की होती है। बिना इसके डिटॉक्स सिस्टम रुक जाएगा। साथ ही करेला इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। वाओ! आंवला, हल्दी, मेथी, मूंग दाल और करेला, ये सब कितना एक्सेसिबल है। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि सालों का डैमेज हो तो सिर्फ खाने से ऑप्टिमम रिकवरी नहीं आती। सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है, स्पेसिफिकली हीलियो लिवर फोर्टे, जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं। उनका क्या रोल है? देखिए, कोई भी सप्लीमेंट खराब डाइट का मैजिक क्योर नहीं है, पर हाँ, डाइट ठीक करने के बाद कुछ एक्सट्रैक्ट्स रिकवरी फास्ट करते हैं, जैसे मिल्क थिसिल जिसमें सिलिमरिन होता है। ये सिलिमरिन क्या ढाल की तरह काम करता है? एग्जैक्टली। ये लिवर सेल्स की बाहरी दीवार को इतना मजबूत कर देता है कि टॉक्सिन्स अंदर घुस ही नहीं पाते। इसके साथ एक और कंपाउंड होता है NAC यानी N-एसिटिलसिस्टीन, जो ग्लूटाथियोन बनाने का डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। ये कॉम्बिनेशंस टारगेटेड रिकवरी देते हैं। तो इक्वेशन क्लियर है, रिफाइंड कार्ब्स बंद करो,
एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो, जरूरत पड़े तो राइट एक्सट्रैक्ट्स लो। पर इस लाइफस्टाइल लूप में एक चीज और है। क्या दफ्तरों का लगातार स्ट्रेस और कम नींद सच में फैट स्टोरेज से जुड़े हैं, या ये सिर्फ एक बहाना है? ये कोई बहाना नहीं है। इसका मैकेनिज्म सीधा हमारे हार्मोन से जुड़ा है। जब इंसान क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है तो बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन फ्लड करती है। हाई कॉर्टिसोल बॉडी को अलर्ट मोड पर डालता है और एनर्जी को विसरल फैट के रूप में स्टोर करने लगता है। और नींद का क्या चक्कर है? जब नींद पूरी नहीं होती तो हंगर मैनेजमेंट फेल हो जाता है। लेप्टिन, जो पेट भरने का सिग्नल देता है, गिर जाता है और ग्रेलिन, जो भूख लगवाता है, बढ़ जाता है। नतीजा, रात के 12 बजे मीठा खाने की इंटेंस क्रेविंग, कॉर्टिसोल हाई है, इंसुलिन हाई है, ऊपर से रात में कार्ब्स खा लिए। ये इंडियन प्रोफेशनल्स में सबसे खतरनाक ड्राइवर है। ये तो विशेष लूप हो गया यार। स्ट्रेस से नींद खराब, नींद से भूख, भूख से फैट। वैसे लेट वर्किंग आवर्स में लोग एक और चीज बहुत पीते हैं, कॉफी। इस पर बड़ा फोकस है पेपर्स में। कॉफी अच्छी है या बुरी? ये बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। साइंस क्लियर करती है कि ब्लैक कॉफी लिवर के लिए दवाई की तरह काम करती है। अरे वाह! हाँ, दिन में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी पीने से फाइब्रोसिस का प्रोग्रेशन स्लो होता है। इसमें पॉलीफिनॉल्स और क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं जो स्कार टिश्यू बनने से रुकते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्लेन ब्लैक कॉफी की बात हो रही है। मतलब दूध वाली मीठी कॉफी नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर उसमें दूध और 2 चम्मच चीनी डाल दी तो वो वही फ्रक्टोज और फैट का प्रॉब्लम बन जाएगी। चलिए, ब्लैक कॉफी वालों के लिए तो ये खुशखबरी है। तो आज की इस चर्चा को अगर मैं समराइज करूं, फैटी लिवर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाना जरूरी है। असली दुश्मन मैदा और फ्रक्टोज हैं जो फैट बनाते हैं, और स्टेज 1 रिवर्सिबल है अगर हम इंडियन किचन के न्यूट्रिएंट्स यूज करें। एकदम सही। बिना लक्षण के भी अगर थकान है तो लिवर की आवाज सुननी चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन इस एपिसोड को खत्म करने से पहले इन नोट्स के आखिरी पन्नों पर एक ऐसी हकीकत है जो बहुत बेचैन करने वाली है। हम अडल्ट्स की बात कर रहे थे, पर क्या पीडियाट्रिक NAFLD यानी बच्चों में फैटी लिवर के बारे में सोचा है किसी ने? ये डेटा सबसे अलार्मिंग है। अर्बन एरियाज में प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और स्क्रीन टाइम की वजह से जो बच्चे ओबेसिटी का शिकार हैं, उनमें फैटी लिवर का प्रेवलेंस लगभग 35% तक पहुंच गया है। बच्चों के लिवर सेल्स का इस तरह फैट से क्रश होना कोई मामूली बात नहीं है। बाप रे, 35%! ये फिगर सच में हिला देने वाला है। अगर 10 या 12 साल की उम्र से ही लिवर इस तरह मेटाबॉलिक ओवरलोड झेला है, तो जब वो 30 के होंगे तब उनका क्या हाल होगा? आने वाली जनरेशन के मेटाबॉलिक फ्यूचर का क्या होगा? वही तो, हमारा फूड एनवायरनमेंट ही अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ठहराव के साथ विचार करना चाहिए। अगली बार जब बच्चे के लंच बॉक्स में एक पैकेज्ड फ्रूट जूस रखा जाए, तो उस इनविजिबल शुगर टू फैट पाइपलाइन के बारे में जरूर सोचना। आज की इस गहरी छानबीन में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। हेल्थ को प्रायोरिटी बनाए रखना ही आगे का रास्ता है।